रोजगार छीने जाने को लेकर जेएसएफसी मजदूर धरना पर। जी हां, जेएसएफसी के मजदूर पिछले कई दिनों से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना पर बैठे हैं। वार्ड नंबर 36 से 43 वार्ड कांड्रा गोदाम से उठाने के संबंध में, जो पहले कांड्रा गोदाम से चावल गेहूं उठाया जाता था, लेकिन अब एफसीआई गोदाम से उठाने की बात चल रहा है, जो कि कांड्रा गोदाम जेएसएफसी गोदाम के मजदूर हैं। लगभग 28 मजदूर मौन पुस्त से लगभग 50 वर्षों से भागा कांड्रा गोदाम में काम करते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव होदई के द्वारा ये आदेश आया है कि माह अगस्त 2026 से सारा खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम गोदाम से सीधे जन वितरण प्रणाली के द्वारा दुकान तक भेजना है। गोदाम से खाद्यान्न सीधे विक्रेताओं के पास पहुंचने से सभी जेएसएफसी कांड्रा गोदाम के मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। आज डुमरी विधायक जयराम महतो भी धनबाद पहुंचे और उनकी बातें सुनकर पदाधिकारियों से बात कर मामले को जल्द से जल्द हल निकालने के लिए आग्रह किया। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक धरना स्थल पर खड़े हैं और यूथ आइकॉन कहे जाने वाले जयराम महतो जी हमारे साथ हैं, जो कि एक क्रांतिकारी नेता है और जिसके बारे में कुछ ना भी कहा जाए कमी है, क्योंकि जुझारू, लड़ाकू और शिक्षित टाइप के नेता है। हम जानेंगे कि आज ये गोदाम वाले लोग, जेएफसी वाले लोगों ने यहाँ पर हड़ताल किया हुआ था, बहुत दिन से धरना दिया हुआ था। शायद ही कोई नेता यहाँ पर, मतलब यहाँ जनप्रतिनिधि झांकने भी आया हो, देखने आया हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? जी, मैं कोर्ट के कार्य से आया हुआ था जी। हमें पत्रकार बंधुओं से ही सूचना प्राप्त हुई कि जो मजदूर संघ हैं, जो विगत 5 दशकों से 1970 के आसपास से एफसीआई के अधीन जो जेएसएफसी है उसमें कार्यरत हैं, और जो गोदाम में अन्न के या फिर खाद्यान्न की जो सामग्री सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उसे लेकर ये वितरण करने का कार्य करते हैं। लेकिन अब एक नया आदेश जारी हुआ है, उस आदेश के अनुसार एफसीआई सीधा होम डिलीवरी करने का कार्य करेगी, सीधा वो जो कंज्यूमर होंगे उन तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य करेगी। तो इनमें बीच में ये जो वर्कर थे, ये जो मजदूर थे, श्रमिक थे, कहीं ना कहीं इनकी आजीविका पे संकट आएगी। तो उसी क्रम में ये धरने पर बैठे थे। मैं सूचना प्राप्त करके मैं यहाँ तक आया, और मैंने आने के बाद अपने दूरभाष यंत्र से विभाग के मंत्री से बातचीत किया और उन्हें आश्वासन दिया है कि इस पर हम लोग विचार करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं क्या विचार करेंगे। एक और मुद्दों पर लगे हैं तो चर्चा कर लेते हैं कि भाई संसद में वो बिल पास हो गया, एंटी पेपर लीक बिल, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पेपर लीक होना यानी देश के भविष्य से खिलवाड़ करना जी। पेपर लीक होना यानी आप उस एक योग्य इंजीनियर के सपने को तोड़कर एक अयोग्य इंजीनियर को लाएंगे, जिसके शायद ना जानकारी बस वो पुल गिर सकती है। एक योग्य डॉक्टर को रोककर एक अयोग्य डॉक्टर को लाएंगे, जिसके गलत इलाज से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है। आप एक अयोग्य साइंटिस्ट को लाएंगे एक योग्य साइंटिस्ट के स्थान पर, तो शायद देश की जो रिसर्च होंगे, जो देश के कार्यक्रम होंगे, उनमें नुकसान सहना पड़ सकता है। यानी जो अगर पेपर लीक के माध्यम से पदाधिकारी बनेंगे या उस विभाग में जाएंगे, तो वहां उसका नुकसान, उसका हर्जाना देश को भरना पड़ेगा। ऐसे में मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, पेपर लीक के हम खिलाफ हैं, और जंतर मंतर से लेकर राज्य में जो घटनाक्रम घट रही है पेपर लीक मामले को लेकर, मैं उसमें छात्रों की आवाज बन के उनके साथ खड़ा हूँ। और एक बात रही कि अभी आपने योग्य और अयोग्य की बात की, ये बात आरक्षण पे भी लागू होती है, और अब आरक्षण के लिए भी मतलब क्या आरक्षण एक अलग व्यवस्था है, उसमें कुछ नंबरों का फासला होता है जी। इसलिए आरक्षण जो है, देश जब आरक्षण पे बात करेंगे तो देश की जाति व्यवस्था में आपको जाना होगा। जब जाति व्यवस्था में जाएंगे तो वर्ण व्यवस्था में जाना होगा। अब अगर वर्ण व्यवस्था में जाएंगे तो फिर आपको आपके धार्मिक ग्रंथों में जाना होगा। तो इसलिए इस पर अगर आप बहस करना चाहेंगे तो एक बहुत बड़ा बहस हो जाएगा। इसलिए फिलहाल ये देखिए कि आज के परिप्रेक्ष्य में एक सर्वे होना चाहिए विश्वविद्यालयों में, जुडिशियरी में, या फिर ऊंचे पदों पर कितने सामान्य वर्ग के हैं, कितने पिछड़े वर्ग से हैं, कितने अनुसूचित जनजाति से हैं, कितने अनुसूचित जाति से हैं, कितने अल्पसंख्यक से हैं, इनका एक आंकड़ा आना चाहिए। अगर उस आंकड़े के बाद ये स्पष्ट होता है कि आज हम लोग एक इक्वल सोसाइटी का निर्माण करने में सक्षम हैं, तो आप देखिए एक आंकड़ा लेके आइए। बिल्कुल, एक लाख सवाल ये है कि भाई अभी पूरे देश भर में जिस प्रकार से मतलब कि पेपर लीक को लेकर के जन आंदोलन हुआ है, खास करके जंतर मंतर की बात करें, सोनल वांगचू की बात करें, कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें, क्या लगता है कि केंद्र सरकार को संभली है? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, इस पर क्या कुछ बोलना चाहिए? देखिए, निसंदेह प्रेशर क्रिएट हुआ है, तभी तो
प्रधानमंत्री जी उनको लाइव आना पड़ा, उनको एज ए एक प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर जनता से मुखातिब होना पड़ा। जेड का जन जी है उनको फ्रेंड्स करके संबोधित करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि प्रेशर पड़ा है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। किसी को ये अभिमान नहीं होना चाहिए कि ये देश की संपत्ति या फिर देश की सत्ता उनकी बपोती है। देश की सत्ता संवैधानिक है और संवैधानिक देश में जनता के मत से तय होता है देश की सत्ता, देश की राजनीति। इस बात का ख्याल होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं क्योंकि जनता भी मुद्दों से भटक कर कहीं और चली जाती है तो उनको लगता है कि शायद ये दोबारा मुद्दों पे वापस नहीं आएंगे, लेकिन नीट पेपर लीक ने उन्हें दोबारा मुद्दों पे वापस लाया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।